हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं सतीश सराधना। दोस्तों, हमने पिछले वाली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ C4 साइकिल। ठीक है, मेन जो बातें थी उनकी बात की थी हमने। अब हम इसका जो मैकेनिज्म हैच एंड स्लैक ने दिया था, जो विधि हैच एंड स्लैक ने दी थी CO2 फिक्सेशन की C4 प्लांट में, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हैच एंड स्लैक साइकिल। देखिएगा, हैच एंड स्लैक साइकिल। ठीक है, और हैच एंड स्लैक साइकिल को किस नाम से भी जाना जाता है? C4 साइकिल या C4 चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, फिर एक बार बता देता हूं कि C4 जो प्लांट होते हैं उनमें पहला स्थायी कार्बनिक जो उत्पाद बनता है वो 4 कार्बन वाला ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बनता है, इसीलिए इसे C4 चक्र कहा है। ठीक है, देखिएगा, हमने दोनों प्रकार की सेल पढ़ी थी C4 प्लांट में। एक विशेष प्रकार की जो क्रेन्स एनाटॉमी जिसकी बात की थी, उसमें 2 प्रकार की सेल हमने पढ़ी लीव्स में, एक बंडल शीथ और दूसरी मेसोफिल। ठीक है, इन दोनों में ही ये जो हैच एंड स्लैक साइकिल है किस प्रकार से रन करता है उसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं दोनों सेल्स, फिर आपको डिटेल से समझाएंगे। ये ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ये जो सेल है, ये सेल है मेसोफिल सेल, यहां लिख देता हूं, मेसोफिल सेल। ठीक है दोस्तों, कौन सी सेल होगी? मेसोफिल सेल, यानी पर्ण मध्योतक कोशिका। कौन सी कोशिका है ये है पर्ण मध्योतक कोशिका। ठीक है, ये क्या है? स्टोमेटा। क्या है ये? स्टोमेटा। ठीक है, अब देखिएगा, जो मेसोफिल जो सेल होती है, मेसोफिल सेल में CO2 जो है ये स्टोमेटा द्वारा एंटर करेगी यहां। ठीक है, मेसोफिल C4 जो प्लांट होते हैं उनकी पर्णमध्योतक कोशिका में CO2 को ग्रहण करने वाला पहला जो कार्बनिक पदार्थ है वो है PEP। ठीक है, इसे कहते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, ये 3 कार्बन वाला होता है, C3 3 कार्बन वाला है। ठीक है, यहां CO2 बाइंड होगी। ठीक है, ये आ रही है CO2। यहां एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पेपको, जिसकी हमने बात की थी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसकी उपस्थिति में CO2 फॉस्फोइनोल पाइरिक अम्ल के साथ जुड़ती है और पहला कार्बनिक कंपाउंड बनाती है 4 कार्बन वाला OAA। ये कितने कार्बन वाला है? 4 कार्बन वाला है, इसीलिए इसे C4 चक्र कहा था, क्योंकि C4 प्लांट जो होते हैं उनमें बनने वाला पहला जो कार्बनिक उत्पाद होता है वो 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है,
अच्छा, अब देखिएगा ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ये हाइड्रोजन आयन लेकर के और चेंज हो जाता है किसमें, मैलिक एसिड में। किसमें चेंज हो गया, मैलिक एसिड। यानी कि हाइड्रोजन आयन लेकर के, यानी कि यहां डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है और उसकी उपस्थिति में NADPH2 से हाइड्रोजन जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होंगे तो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये भी 4 कार्बन वाला ही होता है और ये तब्दील हो जाता है NADP+ में, यानी ऑक्सीकरण हो गया NADPH2 किसमें, NADP+ में। और यहाँ जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। मैलिक एसिड बन गया। अब क्या होगा, ये जो मैलिक एसिड है जो बनता किसमें है, मीजोफिल कोशिकाओं में। अब यहां से ये मैलिक एसिड कहां पहुंच जाता है, ये मैलिक एसिड आ गया किसमें, ये आ गया बंडल शीथ सेल में। ये कौन सी सेल है, ये है बंडल शीथ सेल, ठीक है, बंडल शीथ सेल। अब ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड कहां पहुंच गया, बंडल शीथ सेल, ठीक है। अब बंडल शीथ सेल जो होती है उसमें, और नीचे ले लेते हैं इसे, यहां मैलिक एसिड, ठीक है। बंडल शीथ सेल में इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि इसमें से इसके ब्रेकडाउन होने से CO2 निकल जाती है और यहां NADP+ से NADPH2 का फॉर्मेशन होगा और यहां इससे क्या निकल गई, CO2, ठीक है। और बन क्या गया यहाँ, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। क्या बन जाता है, यहां बन गया पाइरुवेट, या इसे कहते हैं पाइरुविक एसिड। यानी एक कार्बन निकल गया यहां से, तो ये कितना हो गया, ये C4 कंपाउंड है, अभी बताया था आपको मैलिक एसिड। एक कार्बन यहां से निकलने से कितना रह गया, C3, ठीक है। तो पाइरुवेट जो है ये कौन सा कंपाउंड है, ये C3 कंपाउंड है, ठीक है। अब ये पाइरुवेट यहां वापस से किसका फॉर्मेशन कर देता है, मीजोफिल सेल में चला जाता है ये बंडल शीथ से, और किसका फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करता है ATP, यहां खर्च होती है तो ये बन गया ADP में चेंज हो गया, प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो पाइरुवेट वापस किसका फॉर्मेशन कर देता है, फॉस्फोइनोल पाइरिक अम्ल का, ताकि ये दूसरी जो CO2 है उसको अपने साथ बाइंड करके प्रोसेस को कंटिन्यू रखे। अब देखिएगा ये जो CO2 है ये बंडल शीथ सेल में ये CO2 ये कंबाइन हो जाती है C3 साइकिल में। कौन से साइकिल में, C3 साइकिल, ठीक है। ये C3 साइकिल और C3 साइकिल में कंबाइन होगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, ये ग्लूकोज का, C6H12O6 का, ठीक है। ग्लूकोज जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में, और सुक्रोज प्लांट के विभिन्न पार्ट्स में जाकर स्टोर हो जाएगा स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो ये दो प्रकार की जो सेल है, यहाँ ये C4 चक्कर जो रन कर रहा है, ये मीजोफिल सेल में क्या होता है कि स्टोमेटा द्वारा जो CO2 आती है उसको फॉस्फोइनोल जो पाइरिक एसिड है वो फॉस्फोइनोल पाइरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें चेंज कर देता है, 4 कार्बन वाला पहला उत्पाद बनाता है जिसको कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इस प्रक्रिया में बनने वाला पहला उत्पाद होता है, इसीलिए इसे C4 चक्र की संज्ञा दी गई है।
ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये NADPH2 से एक हाइड्रोजन लेकर के और किस में चेंज हो गया, मैलिक एसिड में। अब ये मैलिक एसिड जो है ये बंडल शीथ मीजोफिल सेल से और कहां ट्रांसफर हो जाता है, बंडल शीथ सेल में आ जाता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, ये बात पहले ही बताई थी कि बंडल शीथ सेल जो होती है इसकी वॉल क्या होती है, बहुत मोटी होती है, थिक होती है, जिसके कारण CO2 इसमें बाहर से अंदर नहीं आ सकती। इसलिए अब CO2 कहां से आए, यहां मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक है, वी कार्बोक्सिलीकरण हुआ, वी कार्बोक्सिलीकरण के कारण यहां CO2 निकली। ये CO2 किस में चली जाती है, C3 चक्र, जो बंडल शीथ सेल में रन करता है, और इस C3 चक्र में जाकर के किसका फॉर्मेशन हो गया, ग्लूकोज का। ठीक है, बाकी जो पाइरेट होता है, ये पाइरेट एटीपी खर्च करके और किसका निर्माण कर देता है, मीजोफिल सेल में जाकर के फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड का निर्माण कर देता है। ठीक है, ये है आपका C4 चक्र, जिसमें हमने बहुत सी बातें की थी कि जो C4 जो चक्र है ये यूनिवर्सल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ये तो C4 प्लांट तक ही सीमित है। आप देख रहे हो C4 प्लांट की बंडल शीथ सेल में भी C3 साइकिल रन कर रहा है, तो C3 साइकिल यूनिवर्सल होता है, बिल्कुल होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहां 18 ATP प्लस में 12 NADPH2, ये जो एनर्जी है ये खर्च होती है किसमें, C3 प्लांट इनमें होती है, C3 में, जबकि जो C4 प्लांट होते हैं उनमें 12 ATP अतिरिक्त खर्च होती है, तो ये हो गया 30 ATP प्लस में 12 NADPH2। ठीक है, इनको लेकर के और C4 प्लांट में इस एनर्जी को कंज्यूम करके C4 प्लांट किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, C4 और C4 में क्या डिफरेंस है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। तो ये तो C4 साइकिल हो गया, इजी वे में आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम C3 और C4 चक्र में अंतर क्या है उसको लेकर के। देखिएगा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, C3 और C4 में क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा, इसी की बात करते हैं हम। ये सारा जो C4 साइकिल जो मैंने यहां अभी आपको ड्रॉमेट्री रिप्रेजेंट आपके सामने किया है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इससे पहले वाली क्लास को अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि पूरा उसी क्लास पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा C3 चक्र जो है, C3 साइकिल यानी C3 चक्र, ठीक है, और दूसरा है C4 साइकिल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इनका अंतर की बात करें, ठीक है, ये टेबल हम बना लेते हैं, क्लियर है, ये लीजिए, इस तरीके से हम इनमें डिफरेंस कर लेते हैं। पहला जो अंतर है वो है कि जो C3 प्लांट है, C3 प्लांट में CO2 का प्राइमरी अशक्टर, CO2 का प्राइमरी अशक्टर C3 प्लांट में होता है RUBP, आपने पढ़ा था ना, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, तो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो है ये C3 प्लांट में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। ठीक है, जबकि यहां बात की जाए तो CO2 का, C4 में CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर 3 कार्बन वाला
CP होता है जो अभी आपने पढ़ा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पढ़ा था ना अभी। CO2 को इसने ही मेसोफिल सेल में अशक्त किया था, ठीक है। तो ये कितने कार्बन वाला होता है? 3, और ये 5 कार्बन वाला होता है। दूसरा जो अंतर देखें वो ये है कि C3 जो प्लांट होते हैं इनमें क्रेन्स एनाटॉमी एब्सेंट होती है, ठीक है। C3 में क्रेन्स एनाटॉमी नहीं पाई जाती, C4 प्लांट में ये प्रेजेंट होती है। प्लस का मतलब है प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो क्रेन्स एनाटॉमी के कारण ही तो C3 से अलग है C4। क्यों? क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन वाली जो बुराई है उससे बच जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो थर्ड पॉइंट ये लिख दीजिएगा, C3 में फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाश श्वसन प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर में 30 से 40% गिरावट आ जाती है। ये एक बीमारी है, किसमें मिलती है? C3 में मिलती है। जबकि C4 प्लांट में ये बीमारी नहीं पाई जाती, और इस बीमारी से बचाने का मेन कारण है C4 में बंडल सी सेल का मिलना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें C3 प्लांट में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है? 12 ATP प्लस में 18 ATP प्लस में 12 NADPH2, ठीक है, इतनी ऊर्जा। और यहां कितनी ऊर्जा खर्च होती है? यहां होती है अतिरिक्त 30, यानी यह अतिरिक्त 12 यानी 30 ATP प्लस में 12 NADPH2, यानी 6 CO2 को फिक्स करने के लिए, 6 CO2 के स्थिरीकरण के लिए यहां कितनी ऊर्जा डायरेक्ट रिएक्शन में खर्च हो रही है, ठीक है। और यहां कितनी ऊर्जा अतिरिक्त 12 ATP खर्च हो रहे हैं C4, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर को लेकर। ये जो C3 प्लांट होते हैं ये कम तापमान पर ही अधिक उत्पाद बना पाते हैं, ठीक है। यानी कि लगभग 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही काम करते हैं, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर पर ये इनके लिए अनुकूलतम तापमान है। अगर इससे ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस जो रेट है उसमें गिरावट आ जाएगी, तो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस पर ही अपना भोजन बना पाते हैं, ठीक है। यानी कि निम्न तापमान पर, निम्न ताप पर, ये लाइन और लिख दी किसी ने, निम्न ताप पर अधिक उत्पाद बनाते हैं, अधिक उत्पाद बनाते हैं। जबकि C4 में क्या है? C4 जो है ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो प्लांट है उनमें रन करने वाली साइकिल है, इसलिए वहां तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यही तो है कि हाई टेम्परेचर पर भी ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो ये लगभग 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी काम कर लेते हैं। यानी ये अधिक तापमान पर या अधिक ताप पर उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। कितने डिफरेंस हो गए? 5। नेक्स्ट देखिएगा, जो C3 साइकिल है ये यूनिवर्सल है, ठीक है, सभी प्लांट्स में मिलती है। C3 यूनिवर्सल साइकिल है। आपने देखा कि C4 की बंडल सीट में भी चल रहा था ये, बिल्कुल। तो C3 यूनिवर्सल साइकिल है, जबकि
C4 साइकिल यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, C3 की जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं उनमें केवल रूबिस्को एंजाइम ही पाया जाता है। इसमें रूबिस्को उपस्थित होता है, प्लस का मतलब, ठीक है, कि जो मेसोफिल सेल है C3 की उनमें केवल रूबिस्को ही प्रेजेंट होता है। यहां इसमें रूबिस्को भी होता है। अभी देखा ना आपने, C3 साइकिल कहां रन कर रहा था, बंडल सीट में, तो बंडल सीट में तो क्या रहता है, रूबिस्को। और मेसोफिल जो सेल है पेप्को, यानी मेसोफिल सेल में पेप्को उपस्थित होता है, ठीक है, क्या उपस्थित होता है, पेप्को उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आए, बहुत सारे अंतर बता सकते हैं। नेक्स्ट पे देखिएगा, पहले इनको बेटा देता हूं, ये आप देख ही रहे, यहां तक बता देते हैं। ठीक है, आठवां डिफरेंस है, C3 में साइकिल में एक ही बार कार्बोक्सिलेशन होता है। बोलो होता है कि नहीं होता, पढ़ा था आपने। अरे CO2 एक ही बार ऐड होती है जब IUPAC से ऐड होकर के रूबिस्को की प्रेजेंसी में और 3 कार्बनिक कंपाउंड PGA बनाती है, तो C3 में वही कार्बोक्सिलेशन होता है। यहां 2 बार होता है, एक बार मेसोफिल सेल में हो रहा है जब फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड के साथ CO2 ऐड हो रही है, ये क्या हो गया, फिर मैलिक एसिड बन गया। मैलिक एसिड बंडल सेल में पहुंच करके डीकार्बोक्सिलेटेड होता है, यानी CO2 बाहर निकल रही है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है बंडल सीट में, और उसके बाद बंडल सीट में फिर से जो CO2 रिलीज हो रही है वो रूबिस्को के साथ जुड़ के केल्विन साइकिल में और किसका फॉर्मेशन कर रही है, कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका मतलब C4 में, C4 साइकिल में CO2 का कार्बोक्सिलेशन दो बार होता है, 2 बार होता है। ठीक है, कितनी बार होता है, 2 बार होता है। नेक्स्ट देखिए, जो C3 प्लांट है इनके लिए CO2 कॉम्पेंसन पॉइंट, CO2 कॉम्पेंसन पॉइंट अधिक होता है। क्या होता है, अधिक, यानी कि 50 पार्ट्स पर मिलियन से 100 ppm तक होता है। ठीक है, और C4 के लिए CO2 कॉम्पेंसन पॉइंट, कॉम्पेंसन पॉइंट कम होता है। कितना, ये होता है 0 से लेके 10 ppm तक। ये कॉम्पेंसन पॉइंट होता क्या है, CO2 कॉम्पेंसन पॉइंट है क्या, CO2 कॉम्पेंसन पॉइंट होता है कि CO2 की वह सांद्रता जिस पर
प्रकाश संश्लेषण की दर और शोषण की दर दोनों समान हो जाती है। फिर से सुन लीजिएगा, इसे इस भाषा में भी कह सकते हैं कि CO2 की वह सांद्रता जिसमें CO2 का फिक्सेशन तथा CO2 का मुक्त होना दोनों बराबर हो जाए। यानी CO2 के फिक्सेशन का मतलब है, CO2 फिक्सेशन किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण। और CO2 मुक्त किसमें होती है? शोषण में। ठीक है, तो इसे कॉम्पेंसेशन पॉइंट का सीधा सा अर्थ है कि CO2 की वह सांद्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषण और शोषण की दर दोनों बराबर हो जाती है, समान हो जाती है, उसे कॉम्पेंसेशन पॉइंट कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसके बाद 10 जो पॉइंट है ये अंतिम मान के पढ़ देते हैं यहां कि C3 जो साइकिल है ये उष्णकटिबंधीय जो प्लांट होते हैं उनमें नहीं मिलता है। ठीक है, या हम सीधा इसे यहां लिख सकते हैं C3 यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है। ठीक है, और ये उष्ण कटिबंधीय पादपों में मिलता है। ठीक है, ये हो। आप और बहुत सारे अंतर बता सकते हैं, इनके कार्बनिक कंपाउंड को लेके बता सकते हैं आप कि C3 का पहला कार्बनिक कंपाउंड 3 कार्बन वाला PGA होता है, जबकि C4 में, चलो 11वां यहां लिख देता हूं छोटा सा यहां, इसका प्रथम कार्बनिक जो कंपाउंड है, फर्स्ट जो कार्बनिक कंपाउंड है वो 3 कार्बन वाला क्या होता है? PGA। ठीक है ना, और इसका जो फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड है वो फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड वो 4 कार्बन वाला क्या होता है? 4 कार्बन वाला OAA होता है, 4 कार्बन वाला होता है। ठीक है, ये भी डिफरेंस है इनमें। ठीक, कि फर्स्ट कार्बन वाला इसमें 3 PGA बनता है, फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड 3 कार्बन वाला PGA बनता है, इसमें फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड 4 कार्बन वाला OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। तो ये था CO2 फिक्सेशन को लेकर दूसरा पाथवे जिसे हैच और स्लैक ने समझाया था। यानी हैच एंड स्लैक ने इसका मैकेनिज्म दिया था कि किस तरीके से CO2 का फिक्सेशन मेसोफिल और बंडल 6 सेल में होता है और भोजन बनता है C4 प्लांट में। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने पूरा जनरल इंट्रोडक्शन C4 साइकिल का दिया था, क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है उसके बारे में बताया था। जब तक आप वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे आपको ये C4 जो चक्र हमने मेसोफिल और बंडल 6 सेल में समझाया है ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप C4 का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ें, उसके बाद आप C4 चक्र जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है हैच एंड स्लैक साइकिल उसके बारे में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक एक पॉइंट्स आपके, एक एक डाउट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच।